हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदनी बेड पर बैठकर अपने सारे नेल पेंट्स को एक बॉक्स में रख रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी ननंद मोहिनी आकर उससे कहती है, भाभी आपके पास तो नेल पेंट के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है। हाँ दीदी, मुझे नेल पेंट का बहुत शौक है। भाभी ये वाला बहुत अच्छा है, क्या मैं ले लूं? दीदी इसमें पूछने वाली क्या बात है, मेरा जो कुछ भी है वो आप ही का तो है, आपका जो मन करे वो ले लो। क्योंकि हम नंद भाभी नहीं बल्कि बहनें हैं। हाँ दीदी। ऐसे ही एक दिन नंदनी मार्केट सब्जी लेने के लिए जाती है और उसे घर आने में देर हो जाती है। ऐसे में मोहिनी बहुत परेशान होती है, साथ ही अपनी माँ कोमल से कहती है, माँ भाभी कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं? अरे आ रही होगी और उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुझे चिंता करनी है ना तो मेरी कर, तेरी माँ भी जिंदा है। माँ आप हमेशा ही भाभी के लिए इतने कड़वे शब्द क्यों निकालती हैं? ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी, कोई पताल में नहीं गई वो। तभी वहाँ पर नंदनी हाथों में सब्जी का थैला लिए पहुँच जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इतना परेशान क्यों है, कुछ हुआ? नहीं भाभी, आपको इतना देर हो गया इसलिए मुझे चिंता होने लगी आपकी। और आप तो फोन लेकर भी नहीं गई थी कि मैं आपको फोन करूं। अगर इतनी चिंता अपनी माँ की कर लेती तो मेरे तो वारे न्यारे ही हो जाते। माँ कभी तो चुप हो जाया करो। भाभी आपको इतनी देर कैसे हो गई, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे वो बस मार्केट में ज्यादा रश था, इस वजह से ना मैं जल्दी आ पाई और ना ही आपका फोन उठा पाई, सॉरी दीदी। ऐसे ही एक दिन मोहिनी को अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए साड़ी पहनने का मन करता है और इस सिलसिले में वो अपनी भाभी के पास आकर उनसे बोलती है, ओ मेरी प्यारी भाभी, मुझे ना आपकी वो वाली साड़ी चाहिए जो आपने अपने जन्मदिन पे पहनी थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको जो पसंद है वो ले लो। नंदनी अपनी अलमारी से साड़ियाँ निकाल कर बेड पर रख देती है और उससे कहती है, ये वाली पहनो दीदी, ये वाली आप पर खूब फबेगी और देखना आज तो मैं ही आपको तैयार करूँगी, जो भी लड़का आपको देखेगा ना तो बस देखता ही रह जाएगा। ओफो भाभी आप भी ना। अरे और नहीं तो क्या, मेरी मोहिनी दीदी है ही इतनी खूबसूरत। नंदनी मोहिनी का मेकअप करती है। मोहिनी अच्छे से तैयार होकर शादी में चली जाती है। शादी में एक विनय नाम का लड़का बार बार मोहिनी को ही देखता रहता है। मोहिनी उसे काफी देर तक नोटिस करती है और फिर उसके पास जाकर बोलती है, ओ मिस्टर क्या देखे जा रहे हो बार बार घूर घूर के? और आप भी तो मुझे देख रही हैं मैडम। पागल हो क्या, मैं क्यों देखूं तुम्हें? लेकिन मैं तो आपको इसलिए देख रहा था क्योंकि आप बहुत प्यारी हो। अच्छा जी, मगर मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी आपको। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत सोच रहे हो। गजब की लड़की हो, नैन नक सब एकदम मोहने वाले हैं तुम्हारे। वो तो होंगे ही ना, मेरा नाम ही मोहिनी है, दिलों को मोह लेने वाली मोहिनी। कुछ देर तक वो लोग यूं ही बातें करते रहते हैं, साथ ही एक दूसरे का इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। मोहिनी और विनय आए दिन एक दूसरे से चैट करने लगते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी अपनी भाभी के कमरे में आकर उनसे कहती है, भाभी आपको ना एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? भाभी मुझे ना एक लड़के से बहुत प्यार हो गया है। सच? ये कब हुआ, कैसे हुआ? मोहिनी अपनी भाभी को सब बताती है और विनय की फोटो भी दिखाती है। ऐसे में नंदनी बोलती है, दीदी अभी आप उसे जानती ही कितना है जो आपको उससे इतना प्यार हो गया। अरे जमाना बहुत खराब है, पहले अच्छे से परख लीजिए फिर फैसला कीजिएगा। अरे नहीं भाभी, मैंने ना उसे परख लिया है अच्छे से, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है। तब भी दीदी मेरा दिल नहीं मानता, मैं तो कहती हूँ एक बार और सोच लीजिए। भाभी आप चिंता मत कीजिए। अच्छा दीदी, मेरे मन की तसल्ली के लिए आप मुझे उसकी इंस्टा आईडी दे दीजिए। मोहिनी अपनी भाभी से विनय की इंस्टा आईडी शेयर करती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नंदनी विनय से इंस्टाग्राम पर दिन रात चैटिंग किया करती और वो लोग एक दूसरे से अपना फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन विनय नंदनी को कॉल करता है। तब नंदनी मोहिनी के साथ ही होती है और नंदनी मोहिनी के सामने ही विनय का कॉल उठाती है। हाय नंदू। हेलो, क्या कर रहे हो विनय? I mean, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इतनी जल्दी? यार प्लीज तुम मेरी फीलिंग्स को समझो।
मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है, कल मिलते हैं हम। अगले दिन नंदिनी विनय से मिलने के लिए एक पार्क में जाती है। तभी विनय उससे कहता है, यार नंदू, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि तुम्हारे आँखों में ही खो जाऊं। एक बात पूछे तुमसे, हाँ हाँ बोलो। मेरे आने से पहले क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की भी थी, या फिर मैं पहली हूँ? नहीं यार, मेरी जिंदगी में वो तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मैं स्पेशल फील करता हूँ। और इंस्टा आईडी पर भी मैंने पहली बार तुम्हें ही मैसेज किया है। और वैसे भी मैं सोशल साइट्स पर इतना एक्टिव नहीं रहता। अच्छा, तो क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और उसके बाद नंदिनी वापस अपने घर आ जाती है। इस सब के बाद वो अपनी ननंद को विनय के बारे में सारी बातें बता देती है। ये सारी बातें सुनकर मोहिनी गुस्से से तिलमिला जाती है और तुरंत विनय को कॉल करती है। साथ ही उससे बोलती है, हेलो विनय, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझसे कल मिल सकते हो? हाँ हाँ ठीक है, हम कल मिलते हैं। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। अगले दिन मोहिनी विनय की दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वो दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और फिर मोहिनी विनय से कहती है, सुनो, मुझे अपना फोन दिखाना जरा। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो मुझे घर पे फोन करके बताना है कि आज मैं लेट हो जाऊंगी। विनय उसे अपना फोन दे देता है। अब मोहिनी फोन करने के बहाने उसका पूरा फोन चेक करती है, जिसके बाद उसे उसके फोन में नंदिनी और विनय की कुछ पर्सनल चैट मिलती है, जिन्हें देखकर वो विनय पर भड़क जाती है और गुस्से से बोलती है, ये सब क्या है और ये नंदिनी कौन है? यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये लड़की मुझे इंस्टाग्राम पर मिली थी और ये तभी से मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक नंबर की साइको है ये, बार बार सुसाइड कर लूंगी ऐसी धमकी देकर मुझे कभी कहीं तो कभी कहीं बुलाती रहती है। तभी वहाँ पर नंदिनी आती है और नंदिनी को देखकर विनय के तोते उड़ जाते हैं। नंदिनी गुस्से में उसको 2-4 थप्पड़ लगाती है और फिर बोलती है, मैं साइको हूँ? अरे तुम्हारे जैसे लड़के सीधी सारी लड़कियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर। मोहिनी, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की मेरी भाभी है और हम दोनों एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हैं कि मुझे तुमसे जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये कैसी है और कैसी नहीं। और अब तुम खुद फंस चुके हो अपने ही जाल में। अरे अच्छा हुआ कि भाभी ने मुझे तुम जैसे लड़कों के बारे में पहले ही बता दिया था। आज मेरी जिंदगी खराब होने से बच गई, वो भी भाभी की वजह से। इस तरह ननंद भाभी की सूझबूझ और ननंद भाभी की एकता से मोहिनी की जिंदगी बर्बाद होने से हमेशा हमेशा के लिए बच जाती है और एक बार फिर से मोहिनी और नंदिनी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। ज्योतिका की मुलाकात वीरेंद्र से इंस्टाग्राम के जरिए होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। कुछ ही समय के बाद दोनों अपने अपने घर वालों को शादी की बातचीत करने के लिए एक होटल में मिलवाने ले जाते हैं। दोनों के घर वालों को ज्योतिका और वीरेंद्र एक दूसरे के लिए पसंद आ जाते हैं। तभी वीरेंद्र की माँ अंजना ज्योतिका की माँ शिल्पा से बोलती है, शादी तो बड़े धूमधाम से होगी इनकी। आखिर मेरा इकलौता बेटा जो है वीरेंद्र। जी जी, हमारी भी एक ही बेटी है। शहर का सबसे बढ़िया बैंकेट हॉल बुक करेंगे हम तो। पर आप तो जानती ही हैं कि 10 बजे के बाद नाच गाना नहीं हो सकता। शहर के डीएम का ऑर्डर है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। कुछ ही दिनों में उनके घर वाले उनकी सगाई करवा देते हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। शादी वाले दिन भी आलीशान तरीके से मैरिज हॉल को सजाया जाता है। सभी मेहमान और दूल्हा दुल्हन भी बहुत खुश होते हैं कि अचानक उनकी शादी में वहाँ के शहर का डीएम पुलिस वालों के साथ आकर उन दोनों की शादी को रुकवा देता है और वहाँ के पुजारी को थप्पड़ मारते हुए सभी लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। तभी डीएम से वीरेंद्र की माँ अंजना बोलती है, आप शादी कैसे रुकवा सकते हैं? हमारे पास परमिशन लेटर है। 10 बजे के बाद कोई परमिशन लेटर काम नहीं करेगा। आपको नहीं पता 10 बजे के बाद शहर में गाना बजाना मना है। अरे अब ये भी कोई बात हुई? शादी में नाच गाना भी ना हो, हम क्या किसी के मैयत में आए हैं? ज्यादा बोलिए मत और अभी के अभी ये हॉल खाली कर दीजिए, वरना तुम सबको जेल में डाल दूंगा। आपको
आपको जो करना है कर लो, शादी है तो गाना बजाना तो होगा ही होगा। ज्योतिका और वीरेन को और बाकी सभी मेहमानों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। साथ ही डीएम की बदसलूकी का वीडियो जो कि शिल्पा ने छुपकर रिकॉर्ड किया होता है, वो उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। धीरे धीरे वो वीडियो हर सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो जाता है और डीएम को ऐसे बदसलूकी के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और सभी मेहमानों को पुलिस स्टेशन से रिहा करवा दिया जाता है। जिसके बाद अगली सुबह ज्योतिका वीरेन को फोन करती है और उससे बोलती है, हेलो वीरेन, यार जो भी हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। सच में हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट खराब हो गया। खैर सब ठीक तो है ना? खाना खाया सबने? क्या खाना अच्छा लगेगा यार, शादी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, सब स्पॉइल्ड हो गया यार। देखो अब गुस्सा मत करो, जो होना था वो हो गया ना। और कहते हैं ना कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में ही मिल जाता है, तो उस डीएम को भी मिल गया। अब तुम प्लीज अपना और सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। समझ गया, ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ही महीनों के बाद दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज करके शादी के बंधन में बंध जाते हैं। ज्योतिका अपने ससुराल आती है और एक अच्छी बहू की तरह ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। तो वहीं सुहागरात की रात पर वीरेन ज्योतिका के लिए एक बड़े ही रोमांटिक तरीके से पूरे कमरे को डेकोरेट करता है। तो वहीं ज्योतिका भी एक बहुत ही हॉट सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। ऐसे में ज्योतिका को देखकर वीरेन उससे कहता है, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम दोनों एक हो जाएंगे। अच्छा जी, क्यों दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्या? हाँ नहीं हो रही थी, तभी तो तुम्हें कोर्ट मैरिज करके ले आया। हाँ मैं तो बड़े आराम से थी, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा जी, बताऊं तुम्हें अभी? क्या बताओगे? लव यू सो मच यार, अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा। अच्छा जी, देख लेना 4-5 महीने के लिए ना अपने मायके चली जाऊंगी अब मैं। इतना लंबा क्यों? माँ से ही तो मिलना है, सुबह जाना शाम को लौट कर आ जाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा। मैं पक्का कह देती हूँ, जाऊंगी ना तो आऊंगी नहीं जल्दी से वापस। अच्छा, इतनी जल्दी है क्या तुम्हें मुझसे दूर जाने की? मेरा बाबू गुस्सा हो गया। अरे मैं कहीं नहीं जा रही। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्योतिका अपने मायके जाती है, जहां उसकी माँ शिल्पा को सीढ़ियों से गिरने की वजह से पैर में फ्रैक्चर आ जाता है और डॉक्टर उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं, जिसके कारण ज्योतिका को अपनी माँ की देखभाल करने के लिए वहीं पर रुकना पड़ता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और शिल्पा के पैर में आराम नहीं आता। तो वहीं वीरेन का अपनी और अपनी बीवी की इन दूरियों से बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो ज्योतिका को फोन करता है और उससे कहता है, मिल गई ना तुम्हारे दिल को ठंडा कब, यही तो चाहती थी तुम। पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम ही बताओ क्या करूं? माँ को ऐसे छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? अरे जाओ ना यार तुम, मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था शादी को लेकर, शादी करूंगा, हनीमून मनाऊंगा, लेकिन तुमने तो सारे किए पर पानी फेर दिया। अब गुस्सा थूक भी दो यार, जो हो गया सो हो गया, उसे मैं कैसे बदल सकती हूँ? दिमाग तो खराब करो मत मेरा तुम अब, नहीं तो फोन में से घुस के ना थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। अब इसमें मेरी क्या गलती है? हर बात का बिल तुम मेरे नाम पर क्यों फाड़ रहे हो? अरे जो कुछ भी हुआ है मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी किया है, मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ आऊंगी और ये सब हो जाएगा। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। इसी तरह ज्योतिका अपने मायके में वीरेन को याद करती रहती है और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये गुड न्यूज अपने घर में सभी को देती है और वीरेन को भी फोन करके उसे बताते हुए बोलती है, हेलो वीरेन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम पापा बनने वाले हो। क्या? सच में? थैंक यू सो मच यार। बस अफसोस इस बात का कि तुम मेरे पास क्यों नहीं हो। अरे कोई बात नहीं, बेबी यहाँ हो या वहाँ है तो हमारा ही ना। ज्योतिका तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपना और बच्चे का प्रॉपरली ध्यान रखोगी, मैं इसमें कोई लापरवाही नहीं चाहता।
हाँ बाबा, मैं कोई लापरवाही नहीं करूँगी। टाइम पे खाऊंगी, टाइम पे सोऊंगी, टाइम पे आराम करूँगी और अपना बहुत ध्यान रखूंगी। वैसे एक बात बताओ, हमारा बेबी बॉय होएगा या बेबी गर्ल? भगवान जो भी दे, मुझे तो सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। हाँ, बच्चे तो सब अच्छे ही होते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और ज्योतिका टाइम टू टाइम अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाने लगती है। और फिर एक दिन ज्योतिका की सास अंजना उसे फोन करके बोलती है, बहू, मैं वीरेन को भेजूंगी कल तुझे लाने के लिए। हमारा रिवाज है, बहू का पहला बच्चा ससुराल में ही होता है। पर माँ जी, इस हालत में ऐसे आना जाना ठीक है क्या? दोनों सास बहू इस बात को लेकर बहस करने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन वीरेन ज्योतिका को लेने के लिए उसके मायके आ जाता है। ज्योतिका किसी तरह मान जाती है अपने ससुराल जाने के लिए और वापस लौटते वक्त वो दोनों बाइक से जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से ज्योतिका बाइक पर ठीक से बैठ नहीं पाती, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ता है और वो बाइक से नीचे गिर जाती है, साथ ही बेहोश भी हो जाती है। वीरेन किसी तरह उसे हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ अंजना आती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। काश कि मैंने अपनी बहू की बात मान ली होती। अगर उसकी बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। माँ, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान के आगे भला किसी की चलती है क्या? आप प्लीज रोना बंद कर दो। थोड़ी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वीरेन से बोलते हैं, वीरेन जी, हमें आपकी वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और कुछ पैसे जमा करवा दीजिए काउंटर पर। हाँ, चलिए डॉक्टर। वीरेन डॉक्टर के कहे अनुसार सब कुछ कर देता है। थोड़े ही समय में डॉक्टर ज्योतिका का ऑपरेशन करने लगते हैं, जिसके बाद ज्योतिका एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। तो वहीं वीरेन और जीविका जब उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लेते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस सब के बाद वो तीनों मिलकर बहुत सारी सावधानियां बरतते हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। एक दिन संजय अपने दोस्त की शादी में जाता है। वहाँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। वो इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि उसकी नजरें उस पर से हटती ही नहीं है। वो उस लड़की के पास जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भीड़ होने की वजह से नहीं जा पाता। लेकिन अचानक वो उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन संजय को वो नहीं मिलती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वहाँ से अपने घर जाने लगता है। जाते जाते वो बस उसी लड़की के बारे में सोचता है और खुद से कहता है, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। उसकी आंखें तो बिल्कुल नीली झील जैसी हैं और उसके बाल तो जैसे घने जंगल की छांव। वाह यार, क्या लड़की थी। संजय उस लड़की के ख्यालों में खोया ही होता है कि पीछे से कोई लड़की भागते हुए आती है और अचानक उससे टकरा जाती है और फिर उसके ऊपर गिर जाती है। रात के अंधेरे में वो दोनों एक दूसरे को उठाते हैं, जहाँ लड़की का चेहरा ठीक से नजर नहीं आता और वो उससे बोलती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप गिर गए। कोई बात नहीं, आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। संजय उस लड़की से बातें कर रहा होता है कि तभी सामने से एक कार आती है और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में उस लड़की का चेहरा साफ नजर आता है। जैसे ही संजय उस लड़की को देखता है, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है और फिर वो लड़की उससे बोलती है, माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे चलना होगा। इससे पहले कि संजय उस लड़की से कुछ कह पाता, वो वहाँ से एक बार फिर चली जाती है और संजय बस उसे ताकता ही रह जाता है। जिसके बाद वो सोचता है, क्या यार संजय, किस्मत ने तुझे एक मौका और दिया था, फिर भी तू कुछ कर ही नहीं पाया। अब देख, चली गई ना वो। कुछ ही समय के बाद संजय अपने घर पहुंच जाता है और बस उसी लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है और सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस के लिए जाता है तो उसके दिमाग में बस उसी लड़की का चेहरा घूम रहा होता है। लेकिन अचानक से उसे एक शोर की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे वो लड़की खड़ी होती है। उसे देखते ही संजय के होश उड़ जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है। संजय को कुछ समझ नहीं आता। इतने में दो लोग उनके पास आते हैं और फिर उस लड़की से कहते हैं, चुपचाप हमारे पैसे निकाल। मैंने कहा ना
आपसे कि मेरे पास आपका कोई पैसा नहीं है। ये ऐसे पैसे नहीं देगी, इसे पुलिस के पास ले चलते हैं। पुलिस पुलिस के पास नहीं, प्लीज मेरी बात मानिए, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। ये आपसे जबरदस्ती पैसे छीनना चाहते हैं क्या? नहीं, इन्हें लगता है कि मैंने इनके पैसे चोरी किए हैं। लेकिन ऐसा क्यों लगता है इन्हें? क्योंकि जब इनकी दुकान से पैसे चोरी हुए तब मैं वही थी, और जब से ये मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ? मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने डर से बस अपनी पलकें झपका दी, तो इनको मुझ पर शक हो गया कि पैसे मैंने चुराए हैं। ओह, तो आपने पलकें झपकाई क्यों थी? एक्चुअली मैंने जानबूझकर नहीं किया कुछ भी, ये अपने आप झपक जाती है। ओह, अब मैं समझा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन्हें देखता हूँ। इस सब के बाद संजय उन लोगों से बातचीत करके उन्हें सब कुछ समझा देता है और वो लोग सारी बात को अच्छे से जानने के बाद उस लड़की से माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर संजय उससे बोलता है, अब तो सब ठीक है ना? जी अब ठीक है, थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जो आपने मेरे लिए किया वो शायद ही कोई किसी के लिए करता है। थैंक यू वंस अगेन। नो नो, प्लीज ऐसा मत कहिए। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? ओह आई एम सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गई। आई एम प्रीति, और अपने बारे में बताइए कुछ। वाओ, कितना अच्छा नाम है ना आपका, बिल्कुल आप ही की तरह खूबसूरत। और मैं संजय। नाइस नेम। आपसे ज्यादा नहीं है। जी आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। इसी तरह वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और उन दोनों के बीच की नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन संजय उससे बोलता है, सुनो, हाँ जी कहो। मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं कही जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ। अच्छा, ऐसा क्या कहने वाले हैं आप? आई लव यू। अच्छा, तो ये आपने किसी से नहीं कहा आज तक? नहीं कहा, तुम्हारी कसम। अरे मजाक कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप सच कह रहे हैं। तो क्या तुम भी? जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद संजय प्रीति से शादी कर लेता है, जहाँ प्रीति उसके घर को बहुत ही अच्छे से संवारती है और घर के साथ साथ संजय का भी बहुत ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर एक आदमी आता है, तो प्रीति उससे पूछती है, हाँ जी बताइए क्या काम है आपको? जी मुझे संजय जी से मिलना था। जी वो तो ऑफिस गए हैं, आप उनसे वहीं जाकर मिल लीजिए। जी ठीक है। उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि बार बार प्रीति के पलके झपकाने की वजह से एक तरफ उस आदमी को ये लगता है कि शायद प्रीति उसे जाने के लिए कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे ये लगता है कि प्रीति उसे रुकने के लिए बोल रही है। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो एक आखिरी बार प्रीति से कहता है, आप सच में चाहती हैं कि मैं चला जाऊं? जी सच में, आप जाइए। दोबारा पूछने के बावजूद भी वो आदमी समझ नहीं पाता कि आखिर प्रीति क्या चाहती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रीति सोचती है, पता नहीं कैसा अजीब सा आदमी था, बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, इतनी बार मना कर दिया मैंने फिर भी। 2-4 दिन के बाद वो आदमी एक बार फिर से प्रीति के घर आता है, जिस पर प्रीति उससे पूछती है, हाँ जी बताइए, आज भी संजय जी से मिलने आए हैं? जी नहीं, आज मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? पर वो क्यों? क्योंकि आप ही तो चाहती थी कि मैं आपके पास रहूं। मैंने ऐसा कब कहा? उस दिन मैं जब आया था तो आप बार बार पलके झपका रही थी, तो मुझे लगा आप नहीं चाहती हो कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही सोचा। तो मुझे देखकर पलके क्यों झपका रही थी? अभी भी ऐसा ही कर रही हो? ये मेरी प्रॉब्लम है, समझो तुम। और तुम्हारे चक्कर में जो मेरे अनुमान जग गए उसका क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे तुम ही खामखामे ज्यादा सोचे जा रहे हो। बस एक बार मेरे करीब आ जाओ। देखो मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी करने के बारे में ना सोचना भी मत। अब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। इस सब के बाद वो आदमी प्रीति के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति उसे एक जोरदार धक्का मारकर गिरा देती है और तुरंत भागकर अपने कमरे में जाकर कमरे को बंद कर देती है। वो आदमी कमरे के बाहर खड़ा होकर उसे आवाजें मारता रहता है और दरवाजा तोड़ने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं टूटता। इतने में प्रीति संजय को फोन करके घर बुला लेती है। थोड़ी ही देर के बाद संजय पुलिस को लेकर अपने घर पहुंचता है। संजय के आने के बाद प्रीति कमरे से बाहर आती है और 2 थप्पड़ उस आदमी को मारती है, जिस पर संजय प्रीति से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? इसने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हें?
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में ना? अरे हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है। इस सब के बाद पुलिस उस आदमी को पकड़कर ले जाती है और प्रीति भी इस हादसे को याद करके हमेशा के लिए अपनी पलकें झमकाना धीरे धीरे कम करती चली जाती है और दोनों पति पत्नी इस सब के बाद खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। पुष्पा किचन में खाना बनाते हुए अपनी बहू खुशी को आवाज देती है और उससे बोलती है, बहू सुधीर को फोन करके पूछ तो जरा कहाँ रह गया वो। खुशी फोन ना कर अपना फोन लेकर वहाँ से पुष्पा के पास चली जाती है और खाने की खुशबू सूंघकर अपनी सास से बोलती है, अरे वाह माँ जी, खुशबू तो बड़ी बेहतरीन आ रही है। क्या बना रही हो आज? पनीर, सुधीर का मनपसंद। अच्छा, तो आज अपने बेटे के पसंद की चीजें बनाई जा रही हैं और मेरे लिए? अरे तेरे पसंद का भी बना रही हूँ, आलू के पराठे। दोनों सास बहू खाना बनाते हुए बातें करने लगती हैं। तभी सुधीर बाहर से खाना लेकर आ जाता है और अपनी माँ को आवाज देते हुए कहता है, माँ आज मैं देखो बाहर से खाना लाया हूँ। अरे नास बेटे, ये जो घर में खाना बना है ये क्या गली के कुत्ते खाएंगे? क्या माँ जी आप भी, जब हमने घर में ही कुत्ता पाल रखा है तो गली के कुत्ते को खाना खिलाने की क्या जरूरत है? सही बोल रही है मेरी बहू। और जब तू बाहर से खाना ला ही रहा था तो हम दोनों में से किसी एक को बता तो सकता था। माँ मैंने आज ही सुबह आपकी लाडली बहू को बताया था, यकीन नहीं है तो खुद ही पूछ लो। बहू तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ओ, मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी। खुशी की इस हरकत के लिए पुष्पा उसे एक माँ की तरह डांटती है और खुशी भी एक बेटी की तरह उसकी सारी बातें मान लेती है। थोड़ी ही देर के बाद तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं कि तभी पुष्पा की बहन निधि का फोन आ जाता है। अपनी बहन से बात करने के बाद पुष्पा खाना खाते हुए खुशी और सुधीर से बोलती है, तेरी प्यारी मासी आ रही है कल, निधि मासी। क्या माँ, सच? निधि मासी, ये वही है ना जिनकी आपसे अक्सर बात होती है? हाँ ये वही मासी है जिनके बारे में मैं तुम्हें बताता था। निधि के बारे में इतना सब कुछ सुनकर खुशी का भी उससे मिलने का मन करता है और अगले ही दिन निधि उनके घर आ जाती है। उसके घर आते ही खुशी उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लेती है। उसके ये संस्कार देखकर निधि बोलती है, हाय रामा, ये क्या हुआ? अरे पुष्पा, तेरी बहू तो बहुत ही ज्यादा संस्कारी है, पर मुझे माफ करना कि मैं तेरी बेटे की शादी में आ न सकी। तुझे तो पता है ना मेरी तबीयत का। अरे कोई बात नहीं। निधि खुशी को उसकी मुंह दिखाई में सोने की चैन देती है। कुछ ही देर के बाद निधि अपने कमरे में आराम करती है। तभी खुशी अपनी मासी सास के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है। ये सब देखकर निधि को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अगली सुबह निधि घर में सबसे पहले उठ जाती है और घर में जाकर पूजा करती है। पूजा की घंटियों की आवाज सुनकर सभी की आंखें खुल जाती हैं, पर खुशी अभी तक सो रही होती है। और कुछ ही देर के बाद हर बार की तरह खुशी अपने समय पर उठकर सीधा किचन में चली जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रही हो आज नाश्ते में? तेरी मासी के मनपसंद पोहे। दोनों सास बहू वहाँ पर बातें कर ही रही होती है कि इतने में निधि आ जाती है और खुशी को लोअर टी शर्ट में देखकर पुष्पा से बोलती है, हाय रामा, ये क्या हुआ? अरे सास यहाँ काम कर रही है और बहू खड़ी होके तमाशा देख रही है। अरे एक हमारी बहू है जो जुबान तक नहीं चलाती और ये महारानी अपनी सास से काम करवाए जा रही है। तो क्या हुआ दीदी, वैसे भी खाना मैं ही बनाती हूँ। हाय रामा, ये क्या हुआ? पुष्पा, तुम रोज खाना बनाती हो तो ये क्या करती है? मासी, वो बात ये है ना कि मुझे अभी माँ जितना अच्छा खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैं अभी सीख रही हूँ। निधि खुशी पर भड़कना शुरू कर देती है, पर पुष्पा बात को संभाल लेती है और निधि के वहाँ से जाने के बाद पुष्पा अपनी बहू से कहती है, बहू तो अपनी मासी सास की बातों का बुरा मत मान, वो थोड़ी पुरानी सोच की है और उनके बेटे बहू भी अब उनके साथ नहीं रहते ना, तो उन्हें लगता है बहू को ज्यादा लाड प्यार करने से बहू सर पे चढ़ जाती है, बस इसीलिए। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ सकती हूँ। दोनों सास बहू बातें करके एक दूसरे को गले लगा लेती है, पर निधि ये सब देख लेती है और उन दोनों सास बहू के बीच फूट डलवाने के बारे में सोचती है, जिसके लिए वो पुष्पा और खुशी के किचन से जाने के बाद निधि वहाँ जाकर खाने में नमक डाल देती है।
जब खाना खाने के लिए सभी बैठते हैं तो तेज नमक की वजह से खुशी अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आज क्या आपने नमक की सब्जी बनाई है? हाय रामा, ये क्या हुआ? अरे बहू, तुझसे तो खुद का कुछ होता नहीं और अपनी सास को बोले जा रही है। देख ले पुष्पा, ये है तेरी बहू। बहू, मैं तेरी सास हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं जो तुम मुझसे ऐसे बात करेगी। पुष्पा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद निधि उसके पास जाकर उससे कहती है, हाय रामा, ये क्या हुआ? देख ले पुष्पा, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि बहू बहू होती है, बेटी नहीं। पर तुझे भी तो मेरी एक भी नहीं सुननी थी। निधि पुष्पा को अकेला देखकर उसको खुशी के खिलाफ भड़काती है, पर खुशी यह सब देख लेती है और समझदारी के साथ अपनी सास के पास जाती है। उसको देखकर निधि अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद खुशी अपनी सास से कहती है, माँ जी माफ करना, पर मैंने ये सब मजाक में कह दिया था। मेरा आपको ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। पर ठेस तो लगी है ना बहू, अगर आज मेरी जगह तेरी माँ होती। माँ जी, मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ, बस इसीलिए बोल पाई। अगर सास मानती तो शायद कुछ न कहती। खुशी अपनी सास को गले लगा लेती है, जिसके बाद वो अपनी सास को हंसाने के लिए उससे कहती है, पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे। खुशी का प्यार देखकर पुष्पा भी ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रह पाती और अपनी सास को खुश करने के लिए खुशी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज आप बोलिए, आपको क्या खाना है? आज आपकी खुशी आपके लिए खाना बनाएगी। योर ऑर्डर मैम। ये बोलकर खुशी जल्दी से अपने हाथों से नोटबुक और पेन लेकर आती है और अपनी सास का ऑर्डर लेने लगती है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर YouTube की मदद से अपनी सास के लिए उनकी फेवरेट खीर बना लेती है। उन दोनों सास बहू का प्यार देखकर निधि अकेले में खुशी के पास आकर उसे भड़काने की कोशिश करती है, जिस पर खुशी उसे करारा जवाब देते हुए कहती है, मासी, मुझे माफ करना। जो भी मैं आपको बोलने वाली हूँ शायद वो आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन अगर आपने अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार किया होता ना, तो वो भी आपको अपनी माँ जितना ही सम्मान देती और प्यार देती। लेकिन नहीं, आपसे अपनी बहू तो संभली नहीं और दूसरों के घर बर्बाद कर रही हैं। खुशी की ऐसी बातें सुनकर निधि वहाँ से पुष्पा के पास चली जाती है और खुशी के बारे में नमक मिर्च लगाकर उसे सब बताती है, जिस पर पुष्पा निधि से बोलती है, दीदी, मैं और मेरे बेटे बहू आपकी बहुत इज्जत करते हैं। प्लीज हमारी नजरों में आप अपनी इज्जत मत गिराइए, क्योंकि हम सब जानते हैं आपको। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगी, आपको अपनी बहू अच्छी नहीं लगेगी। एक बार सास होने का अकड़ तो छोड़कर देखो, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी बहू भी आपसे कितना प्यार करती है। तभी निधि की बहू कश्मीरा का फोन आ जाता है और वो डरते हुए अपनी सास से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, पर निधि उसको गुस्से में कुछ बोल नहीं जा रही थी। लेकिन तभी खुशी और पुष्पा उससे प्यार से बात करने के लिए निधि की तरफ इशारा करते हैं और पहली बार निधि अपनी बहू से प्यार से बात करती है। अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर कश्मीरा भी उससे बहुत ही अच्छे से और प्यार से बात करती है और दोनों सास बहू पहली बार एक दूसरे से सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह अपने सुख दुख पूछती है। अपनी बहू से बात करने के बाद निधि और कश्मीरा में भी प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं। तभी निधि उनसे कहती है, हाय रामा, ये क्या हुआ? तेरी बहू तो सच में संस्कारी है और मेरी भी। आज तुम दोनों की वजह से मुझे समझ आ गया कि एक सास बहू में भी प्यार हो सकता है अगर वो दोनों एक दूसरे को समझते हो। और अब मुझे जाने की इजाजत दो। आज बहुत दिनों बाद दिल से मेरी बहू मेरे पास आ रही है। इतना सब बोलकर निधि अपना बैग पैक करके वहाँ से चली जाती है और दोनों सास बहू मिलकर खीर खाती हैं। पर बेस्वाद होने के बाद भी पुष्पा अपनी बहू की तारीफ ही करती है और दोनों सास बहू मिलकर खीर के खूब मजे लेती हैं। इस तरह वो लोग खुशी खुशी जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ रहती हैं। नेहा एक बहुत ही प्यारी लेकिन थोड़ी सी गोल मटोल लड़की थी, जिसे हरी मिर्च देखकर ही उससे बहुत डर लगता था। वो हमेशा से ही पतली होना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी एक हेल्थ एक्सपर्ट दोस्त अनामिका से मिलने उसके घर जाती है कि तभी अनामिका उससे बोलती है, नेहा, आज इतने दिनों बाद मेरी याद आई कैसे? बस तेरी याद चली आई और मैं तेरे पास खिंची चली आई। दोनों बैठकर एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगती हैं
अनामिका थोड़ी देर बाद नेहा को खाने के लिए पूछती है और उसके सामने खाना रख देती है। दोनों मिलकर खाना खाती है कि तभी नेहा कहती है, यार यार इसमें कितनी मिर्ची है, तू कैसे खा रही है? ऊपर से मिर्च भी खा रही है। रिलैक्स यार, हरी मिर्च है बस खाने में। और वैसे भी हरी मिर्च हमें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, ये नुकसान नहीं करती। हरी मिर्च खाने से फायदा होता है? भला मिर्च खाने से किसका फायदा हुआ है? हरी मिर्च खाने से हमारे शरीर में खून जमने से रोकता है और उससे ठीक होने में मदद मिलती है। जुकाम में भी हरी मिर्च खानी चाहिए। अनामिका नेहा को हरी मिर्च खाने के बहुत सारे फायदे बता देती है, जिसे सुनकर नेहा अनामिका से कहती है, सच में यार हरी मिर्च तो बड़ी फायदेमंद है। अगर ऐसा है तो मैं भी खाऊंगी आज से। थोड़ी देर के बाद नेहा वहाँ से चली जाती है और धीरे धीरे हरी मिर्च खाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उसको हरी मिर्च खाने की आदत सी हो जाती है और वो कुछ भी खाया करती तो उसके साथ हरी मिर्च जरूर खाती। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और नेहा के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छे से घर से अतुल नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अतुल अपनी माँ देवकी के साथ नेहा को देखने उनके घर आता है, जहाँ नेहा को देखते ही देवकी और अतुल को नेहा पहली नजर में भा जाती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद नेहा अपनी बहू होने का सभी फर्ज अच्छे से निभाती है। ऐसे ही एक दिन नेहा और अतुल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहां अतुल नेहा से बोलता है, नेहा आज तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। दिल तो कर रहा है खाने को छोड़कर तुम्हें ही खा जाऊं। अतुल जी सब देख रहे हैं। अरे देख लेने दो, कौन सा मैं किसी और के साथ हूँ। आखिर तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारे साथ थोड़ी सी रोमांटिक बातें तो कर ही सकता हूँ मैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर यहाँ नहीं, यहाँ सब देख रहे हैं। ओके माई वाइफ। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वेटर आकर उनका ऑर्डर ले जाता है और उनका खाना टेबल पर रखकर वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद अतुल नेहा से कहता है, इस वेटर के बच्चे को भी अभी आना था, पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। चलिए कोई बात नहीं अतुल जी, हम खाना खाते हैं। वैसे भी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। दोनों खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाते ही नेहा अपने पति से कहती है, अतुल जी लगता है इन्होंने खाने में जरा से भी मिर्च नहीं डाली। देखिए ना कितना बेस्वाद खाना है। ऊपर से इन्होंने खाने के साथ हमें हरी मिर्च सर्व भी नहीं करी है। मुझे तो ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। मैं नहीं खा रही ये खाना। अच्छा तो है खाना नेहा, बस तुम्हारी फेवरेट हरी मिर्च नहीं है, इसलिए तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा। जो भी हो अतुल जी, मुझे हरी मिर्च चाहिए तो मतलब चाहिए अभी के अभी। नेहा की जिद पर अतुल उसके लिए हरी मिर्च मंगवाता है और खाने में ऐड कर देता है, जिसके बाद दोनों खाना खत्म करके रेस्टोरेंट से घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने सास के मजे लेती है और सोचती है, अरे माँ जी तो बिल्कुल भी हरी मिर्च नहीं खाती। एक काम करती हूँ, आज उनकी रोटी में हरी मिर्च पीस के मिला देती हूँ और फिर माँ जी से कहूँगी कि हरी मिर्च खाना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आप धीरे धीरे मिर्च खाना शुरू कर दो। नेहा अपनी सास की रोटी में हरी मिर्च भर देती है और फिर बोलती है, ये लीजिए माँ जी आपका खाना, खाकर बताइए कैसा बना है। अरे करम जली कुलटा, अगर तुझे इतनी ही हरी मिर्च खाने का शौक है तो अपने खाने में डाला कर। मेरे खाने में, मेरे रोटी में क्यों डाली इतनी मिर्च? वो माँ जी मैं तो बस। अरे चुप कर बेशरम निर्लज औरत। अपनी माँ की आवाज सुनकर अतुल भी वहाँ आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, आप नेहा पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे अपनी इस नालायक पत्नी से ही पूछना कि इसने क्या किया। नेहा क्या किया है तुमने जो माँ इतना भड़क रही है तुम पर? नेहा रोते हुए अतुल को सारी बातें बताती है और कहती है, अतुल जी मेरा सच में कोई इरादा नहीं था माँ जी को ऐसे दुख पहुँचाने का। मैं तो बस ये चाहती थी कि वो हरी मिर्च खाएं, क्योंकि हरी मिर्च खाने से बहुत फायदे होते हैं। मैं भी पहले नहीं खाती थी, लेकिन जब मुझे इसके फायदे पता चले तो मैंने भी इसे खाना शुरू कर दिया। सच में। नेहा मुझे पता है कभी भी माँ का बुरा नहीं चाहती हो तुम और ना ही चाहोगी, पर हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर उसका फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। ऐसे ही हरी मिर्च खाने के फायदे तो होते हैं, साथ ही साथ कुछ नुकसान भी होते हैं।
अतुल सबसे पहले अपनी माँ का गुस्सा शांत करवाता है और दोनों को सोफे पर बिठाकर नेहा का हाथ थामकर उससे बोलता है, नेहा, माँ बीमार है। उनको डॉक्टर ने मिर्च मसाले खाने से सख्त मना किया है, इसीलिए माँ अब थोड़ी सी मिर्च भी नहीं खा पाती। अगर वो खाती भी हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आपको हरी मिर्च खाना मना है। मुझे कुछ भी करने से पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अरे कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, पर अब तुम ध्यान रखना, ठीक है? अतुल की बात सुनकर नेहा समझ जाती है और अपनी सास से माफी मांगते हुए कहती है, प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बच्चों जैसी हरकतें की, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। अरे इतनी छोटी सी बात तो मैं तुझे आराम से समझा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया, तुझ पे भड़क गई। तो तू भी अपनी सास को माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, आप बड़ी हैं, आप कह सकती हैं। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आई लव यू माँ जी। आई लव यू टू मेरी बहू। अब से तू मेरे लिए दलिया और खिचड़ी ही बनाना, अच्छा? ठीक है माँ जी, अब से आप जैसा खाना कहेंगी मैं वैसा खाना ही बना दूंगी। और बहू एक बात कहूँ? कहिए ना। बहू मेरी सलाह मान तो ये ज्यादा हरी मिर्च खाना बंद कर दे तू, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा खाने पे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देती है। और मैं नहीं चाहती कि आज जो दिक्कत मुझे हो रही है कल को वो तुझे ना हो। पर माँ जी, मिर्च खाने से तो सिर्फ फायदा होता है ना, फिर ऐसे क्यों? होता होगा, लेकिन एक साथ थोड़ी ना ले लेंगे सारा फायदा। अरे मिर्च खाओ, पर जरूरत पे खाओ ना। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। शायद मैं लोगों की बातों में आकर बिना अपना दिमाग लगाए ये सब कुछ करे जा रही थी। मैं भूल गई थी कि जरूरत से ज्यादा चीजें हमें हमेशा हानि ही पहुंचाती हैं, कभी हमें कोई सुख नहीं देती। ये हुई ना बात। सदा खुश रहे मेरी प्यारी बहू। इतना बोलकर दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और नेहा अब खाने में उतने ही मसाले डालती है जितनी उसकी जरूरत हुआ करती और ज्यादा मसाले नहीं डालती। साथ ही वो अपना हरी मिर्च खाने की आदत को छोड़कर बाकी सभी स्वादों का लुत्फ उठाने लगती है। कुछ ही समय के बाद नेहा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और पूरे 9 महीनों के बाद वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद सभी मिलकर नन्ही परी का स्वागत करते हैं और एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी को बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।